इसके पहले वीडियो में आपने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके पहले भी लाइट के बारे में देख लिया था क्या होता है लाइट, ठीक है। तो वो सब बताने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन की क्रिया भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके पहले वीडियो में। तो वहां पे बताया गया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से आती है और फिर टकरा करके किसी चिकने तल से टकराती है और दोबारा से उसी माध्यम में लौट जाती है, तभी कौन सी क्रिया कहलाती है? परावर्तन की क्रिया कहलाती है। अब इसको फिगर के द्वारा समझेंगे। उसके पहले कुछ पॉइंट्स है उसको आप देख लीजिए। जैसे माध्यम है ना, माध्यम की बात की गई कि एक माध्यम से होकर के उसी माध्यम में जब लौट जाती है तो क्या होता है। तो माध्यम पहले समझ लो, ठीक है। तो माध्यम क्या होता है? मीडियम, यानी कि जिस रास्ते से, ठीक है, जिस रास्ते से लाइट चलती है, प्रकाश की किरणें चलती हैं, वही रास्ता हमारा माध्यम कहलाता है ना। जैसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ये सब पढ़ते आ रहे हो शुरू से ही। तो इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं, है ना। और वही हिंदी मीडियम में इसका अपोजिट होता है, सारे सब्जेक्ट हिंदी में होते हैं, बस इंग्लिश को छोड़ करके, ठीक। तो वहां पे माध्यम क्या है, यानी एक माध्यम से कोई बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा है तो वो शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़ता रहता है, तो उसका मीडियम वही रहता है, यानी रास्ता वही रहता है, उसी रास्ते से वो लगातार चलता रहता है। और वही अगर हिंदी मीडियम हुआ तो हिंदी मीडियम से अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो लगातार हिंदी मीडियम से ही पढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब प्रकाश है ना, प्रकाश चल रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्टूडेंट है नहीं या कोई मनुष्य है नहीं, चल कौन रहा है? प्रकाश चल रही है। प्रकाश किसी स्रोत से निकली, यहाँ मान लीजिए वो स्रोत है एस, ठीक है, वहां से प्रकाश निकली आ रही है। एरो का निशान नीचे की तरफ बना हुआ है, देख रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो आ रही हैं। आई, फिर कहाँ पड़ी? इस तल पे पड़ी, इस चिकने सतह पर आ गई। अगर ये चिकना सतह नहीं आता, ये तल नहीं आता, तो प्रकाश की किरणें सीधे ऐसे आती है और सीधे निकल जाती है ना। जब तक कोई रुकावट नहीं पड़ती है किसी रास्ते में तब तक कोई चीज रुकता नहीं है। से आप ही कहीं जा रहे हैं तो अगर जब तक ट्रैफिक नहीं लगेगा तब तक रुकेंगे? कहीं नहीं रुकेंगे। आप अपनी साइकिल को चलाते हुए या बाइक को चलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो प्रकाश के साथ भी तो वही है, प्रकाश तो हमेशा सीधे रेखा में ही चलती है, ठीक है। तो प्रकाश आ रही है बहुत स्पीड से, उसकी स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है उस फिक्स स्पीड से आ रही है, ठीक है, आ रही है प्रकाश की किरणें। अब यहाँ पर अगर कोई माध्यम नहीं होता या कोई रुकावट नहीं होती तो वो सीधे निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसको रुकावट मिल गया, क्या आया? दर्पण आ गया, एक चिकना सतह आ गया। ऊपर का पार्ट देखो चिकना है, नीचे का जो पार्ट है वो खुरदुरा है, ठीक है। तो इसके ऊपर का जो माध्यम होगा उसको हम दूसरा माध्यम मानेंगे और इसके नीचे का माध्यम दूसरा मानेंगे, ठीक है। यानी इस तल के ऊपर का माध्यम कुछ और है, इस तल के नीचे का माध्यम कुछ और है, क्योंकि बीच में बॉर्डर आ गया है ना। बॉर्डर आ गया तो माध्यम चेंज हो गया। अगर बॉर्डर नहीं आता तो जो माध्यम ये रहता वही माध्यम ये भी रहता। तो भी हमको ये नहीं पता है कि दोनों माध्यम सेम है कि अपोजिट है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ पर माध्यम है और यहाँ पर भी माध्यम है ना। तो अब प्रकाश किरणें स्रोत से निकली, स्रोत से निकल करके आ रही है ना। आते 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 यहाँ पे पहुंची। अब इस तल पर आने के बाद ये टकराएंगी, यहाँ से रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो गया। अब टकरा करके दोबारा उसी रास्ते से लौट जाएंगे, है ना। तो प्रकाश की किरणों का आना, इस तल से टकराना, टकरा करके वापस चले जाना, यही पूरा क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब ये तो ऐसे इजी बोल दिया गया। अब अगर इसको हम थोड़ा सा लाइट के जितने भी हैं शब्द उनको मिला करके बोलना चाहे तो देखो, आपतित किरण आ रही है, किसी स्रोत से निकल के आ रही है आपतित किरण, आने के बाद इस सरफेस पे पड़ रही है, यानी इस तल पर पड़ रही है। तो आपतित किरण एक माध्यम से चल करके आती हैं, फिर परावर्तक तल पे पड़ती हैं, परावर्तक तल पर जहाँ पे आपतन बिंदु होता है वहां पे टकराती हैं, टकराने के बाद वो सीधे उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं जिस माध्यम से आई रहती हैं। तो लौटने वाली किरणें कौन सी किरणें कहलाती हैं? वो परावर्तित किरणें कहलाती हैं, ठीक है। तो अब इन सभी पॉइंट के बारे में एक बार देखते हैं। तो आपतित किरण यहाँ पे देख रहे हो, आपतित किरण कौन सी किरणें हैं? आने वाली किरण, ठीक है, जो स्रोत से निकल के आ रही है। वो किरण कौन सी हुई? आपतित किरण, यानी ये वाली जो किरण है वो आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण, ठीक है, इंसिडेंट बीम, है ना, ये है आपतित किरण, इंसिडेंट बीम। अब आई इस तल पे पड़ी, इस तल को क्या कहेंगे? परावर्तक तल, यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस। परावर्तक तल इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरी की पूरी क्रिया इसी तल पे हो रही है ना। तो जिस तल पे पूरी की पूरी क्रिया हो रही है वो तल हमारा परावर्तक तल हो गया,
अब इसको अपवर्तक तल या कोई और तल इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि यहाँ पे परावर्तन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो परावर्तन की क्रिया हो रही है, तो कौन सा ये तल हुआ? परावर्तक तल हुआ। अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखो किरणें वापस जा रही हैं, है ना, वापस जा रही हैं, तो लौटने वाली किरणों को कौन सी किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण हो गया, यानी कि रिफ्लेक्टेड बीम, ये रहा रिफ्लेक्टेड बीम। ठीक है, लौटने वाली किरणें परावर्तित किरणें हो गई। अब ये जो एक लाइन है देख रहे हैं, ये कौन सी लाइन है? ये अभिलंब है। ठीक, ये सीधी लाइन है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। सरफेस क्या है? ये है सरफेस, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब ये देखो डॉटेड है ना, देख रही है, सीधी लाइन नहीं है, सीधी लाइन तो है लेकिन ये डॉटेड कर दिया है। इन सब लाइनों की तुलना में डॉटेड है, यानी कि इस लाइन को हम कहेंगे कि ये वास्तविक लाइन नहीं है, ये काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर काल्पनिक रेखा क्यों खींच दिया गया? देखो यहाँ पे कोई रेखा था नहीं, है ना, हमने कल्पना कर लिया। क्यों कल्पना किया? इन दोनों किरणों को अलग अलग दिखाने के लिए। अगर यहाँ पर कोई और लाइन नहीं होती तो ये हम बता नहीं पाते कि कितने एंगल पे यहाँ से ये मुड़ रही है ना। ये जो है आने वाली किरणें कितने एंगल से यानी कितने कोण से वापस लौट रही हैं उसी अपने रास्ते पर ही, अपने माध्यम पर ही। तो उसके लिए हमने एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन ले लिया है और इस लाइन को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। और अभिलंब क्यों कह रहे हैं उसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये सरफेस के साथ, ये है आपका सरफेस ना, इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाती तो इसको हम अभिलंब नहीं कहते। ठीक है, इसको कुछ और बोलते, जितने एंगल का बनाते उस हिसाब से कुछ और रहता है ये। तो ये अभिलंब हो गया। अब क्या है, एक बिंदु आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपतन बिंदु, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। अब ये क्या है? आपतन बिंदु किसको कहते हैं? तो जिस बिंदु पर आपतित किरणें आकर के मिलती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित किरणें आकर के यहाँ पर गिर रही हैं वही बिंदु क्या कहलाएगा? आपका आपतन बिंदु कहलाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे पॉइंट हो गए। अब क्या बचा? अब देखो यहाँ पे कोण की बात अभी तक हमने नहीं किया, तो कोण की बात करते हैं। तो ये है आपका आपतित किरण और ये है अभिलंब। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, यानी कुछ कोण बन रहा है। ये बताएंगे कि इतने डिग्री पे झुका है, इतने डिग्री से दूर जा रहा है, जो भी है। तो इसके और इसके बीच में कुछ न कुछ एंगल बन रहा है, उसी एंगल को हम कहेंगे आपतन कोण या फिर इंसिडेंट एंगल, है ना। आपतन कोण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। अब दूसरा एंगल देखो यहाँ पे बन रहा है, किसके किसके बीच में बन रहा है? अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच में। तो ये कौन सा एंगल होगा? आपका परावर्तन कोण कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्यों रिफ्लेक्टेड एंगल ये कहा जा रहा है? क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड बीम के बीच में और नॉर्मल के बीच में बन रहा है ना। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इस पूरी क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो अगर प्रकाश का परावर्तन, इसका परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? अगर प्रकाश किरणें किसी माध्यम से चलकर आती हैं, आने के बाद किसी चिकने सतह से टकरा करके दोबारा उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। फिर अलग अलग पॉइंट डाल के अगर लिखते हैं तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्रोत। सोर्स किसको कहते हैं? जहां से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, है ना। सोर्स कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, कोई भी स्रोत हो सकता है। तो पहला क्या है? स्रोत किसको कहेंगे? जहां से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका? मीडियम, माध्यम क्या होगा? जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें चल रही हैं वो आपका क्या कहलाएगा? मीडियम। उसका रियल नेम ऑप्टिकल मीडियम हो जाएगा, क्योंकि प्रकाशिक मार्ग है ना, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश की किरणें जा रही हैं इसलिए जिस माध्यम से चलेंगे वो उसका ऑप्टिकल मीडियम होगा। फिर तीसरा पॉइंट आप डाल के लिखेंगे आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? आने वाले किरणों को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, फिर आती है परावर्तित किरण। तो लौट कर जाने वाली किरणों को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, जिस तल पर ये पूरी क्रिया हो रही है यानी परावर्तन की क्रिया हो रही है उसको क्या कहेंगे? परावर्तक तल कहेंगे। और ये बिंदु जहां पर आपतित किरणें आकर के गिरती हैं वो बिंदु कौन सा कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एंगल की बात करते हैं। तो आपतित किरण, इसके पहले अभिलंब की बात कर लेते हैं। तो अभिलंब क्या है? अभिलंब जो है वो एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक रेखा है, उसको
सरफेस के साथ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए इसको अभिलंब कहेंगे, है ना। अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता तो उसको अभिलंब नहीं कहते। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है कौन सा कोण है? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट हो गए। तो पहले क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद ये सारे पॉइंट डाल करके लिखते जाएंगे और बीच में अगर थोड़ा सा प्रकाश के स्पीड के बारे में भी अगर आप बता देते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट जो बताया, सारे पॉइंट तो आपको बता दिए गए, लेकिन एक मीडियम जो है उसको मीडियम को अलग से देख लीजिए, क्योंकि आगे जो अपवर्तन की क्रिया है वहां पर भी मीडियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसलिए मीडियम को थोड़ा सा हम अलग से बता देते हैं। तो अब मीडियम क्या है? मीडियम किसको कहते हैं? मीडियम वो होता है जिस रास्ते से कोई प्रकाश की किरणें चले। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो हमारी मीडियम कहलाएगी, है ना। अब मीडियम देखो कितने प्रकार के यहाँ पर हो रहे हैं। मुख्यतः जो अब तुम्हारे मीडियम है वो हम 4 प्रकार के पढ़ाएंगे। ठीक है, अब अलग अलग मीडियम की बात करते हैं। तो ऐसे हैं तो मीडियम बहुत ढेर सारे, लेकिन जो मुख्यतः यहाँ पे यूज होने वाले हैं वो 4 ही हैं। तो पहला है जो पारदर्शी माध्यम। ठीक है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का नाम तुम लोग बहुत ज्यादा सुने होंगे। पारदर्शी मान लो पढ़े तो हो पारदर्शी भी, लेकिन अगर भूल गए हो तो ट्रांसपेरेंट की बात हमेशा तुम लोग सुनते होंगे। जब एग्जाम हॉल में जाते हो एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे तुम लोग को बैग लाना मना होता है। ठीक है, बैग लाना मना होता है। बैग लाना मना होता है, वहां पे कहा जाता है, मैम लोग बोलती हैं कि वहां पे ट्रांसपेरेंट बैग लेकर के आओ, है ना। अब ट्रांसपेरेंट बैग का क्या मतलब है? कि जिससे आर पार दिखे, है ना, जिससे आर पार दिखे। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट की बात हो रही थी। तो ट्रांसपेरेंट जैसे मैम लोग बोलती हैं कि ट्रांसपेरेंट बैग लेकर के, तो जो तुम लोग बैग लेके जाते हो, जो पर्स लेके जाते हो, वो देखते हो उससे आर पार दिखता रहता है ना। तो जिससे आर पार दिखाई दे वही क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट, यानी कि पारदर्शी कहलाता है। अब आर पार किसको दिखना है? आर पार किसको दिखना है? प्रकाश की किरणों को देखना है। तो यानी अब माध्यम होना चाहिए पारदर्शी। अगर माध्यम पारदर्शी है जिससे पूरी की पूरी प्रकाश किरण एंट्री कर जा रही है, तभी तो वो माध्यम आर पार हमको दिखेगा, सॉरी तभी प्रकाश की किरणें जो है वो आर पार जाती हुई दिखेंगी। तो पारदर्शी माध्यम कौन सा माध्यम होता है? ऐसा माध्यम जिससे कि प्रकाश की किरणें पूरी तरीके से एक पार से दूसरे पार निकल जाए। यानी कि कितना परसेंट? 100% जो प्रकाश की किरणें हैं वो पूरी आर से पार हो जाए, तब हमारा जो माध्यम होता है वो पारदर्शी माध्यम कहलाता है। लेकिन ये जो 100% वाली बात होती है आइडियल केस होता है ना। ऐसा कभी नहीं होता, 100% कोई परफेक्ट नहीं होता, जानते हो। तो 100% पूरी तरीके से जो प्रकाश की किरणें हैं वो आर पार नहीं होंगी, है ना। तो कुछ परसेंट रह ही जाएंगी, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम है जिससे 100% जो प्रकाश की किरणें हैं वो आर पार हो जाए, है ना। अब दूसरा माध्यम है अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम कौन सी माध्यम है? जिसमें बिल्कुल भी प्रकाश की किरणें आर पार न हो, है ना, बिल्कुल आर पार जाए ही नहीं, वो इस पार से रुक ही जाए। तो प्रकाश के परावर्तन में यही था कि प्रकाश की किरणें बिल्कुल भी आर पार नहीं जा रही थी, वो उसी माध्यम से आती थी और उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, है ना। अब एक और होता है पारभाषा, जिसमें कुछ वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो भी समझ लीजिए कि क्या होता है। पारभाषा कैसा माध्यम होता है? जहाँ पर कि आधी किरणें मतलब कुछ भाग आती हैं, आर पार हो जाती है, कुछ भाग उसी माध्यम से वापस लौट जाती हैं, है ना। तो जिसको भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ोगे तो वहां पर पढ़ाया जाएगा कि कुछ परसेंट जो किरणें हैं वो क्रॉस होती हैं, कुछ उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। फिर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। इसकी बात आप पूरे लाइट चैप्टर में करेंगे, है ना। सब कुछ इसी माध्यम पर ही डिपेंड करेगा, है। तो सघन माध्यम क्या है? ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास हो। तो कौन सा माध्यम होगा? वो सघन माध्यम होगा, यानी कि डेंसर मीडियम। फिर दूसरा कौन सा है? विरल माध्यम, जहाँ पे आपके माध्यम के कण बहुत ही दूर दूर हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? विरल माध्यम। अब समझो कि सघन माध्यम और विरल माध्यम में माध्यम के कणों को क्यों, अब इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश की किरणें आसानी से अपनी स्पीड को बिना बदले निकल जाएं, तो वो विरल माध्यम होता है। यानी कि वहां पे माध्यम का जो कण होता है काफी दूर दूर होता है, तो प्रकाश जो है जैसी आती है वैसी ही निकलती जाती है, उसको अपना रास्ता चेंज नहीं करना पड़ता और अपना स्पीड भी नहीं चेंज करना पड़ता है ना।
और क्योंकि माध्यम के कण दूर दूर हैं। अब आप ये समझिए, अब जा रहे हैं किसी, मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है, तो वहां पे आप धीरे धीरे संभाल संभाल के चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि वहां पे भीड़ है, तो जाहिर सी बात है अगर आप तेजी से जाएंगे तो किसी से टकराने की या फिर कैसी भी आप प्रॉब्लम आपको वहां पे होगी, ठीक है। तो रेयर एंड मीडियम में क्या है कि अगर रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, हाँ रास्ता एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर रास्ता एकदम क्लियर है तो वो कौन सा मीडियम होगा? रेयर एंड मीडियम होगा। दूसरे में क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम कौन सा माध्यम है? जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है। तो अब इसको एक बार और सघन माध्यम और विरल माध्यम में कंफ्यूजन है तो समझ लो कि सघन माध्यम कौन सा होता है? जहाँ पे माध्यम के कण काफी पास पास होते हैं। विरल माध्यम वो होता है जहाँ पे माध्यम के कण काफी दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जो है अपने चाल को बदलती हैं, यानी कि थोड़ी बहुत धीमी होती हैं, जबकि विरल माध्यम में ऐसा नहीं होता, ठीक है।